ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है साइबर अपराध से जुड़े विषय और उनकी चिंताओं पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सुरक्षा विशेषज्ञ पीके मिश्रा और साइबर विशेषज्ञ पवन दुग्गल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। दुनिया भर में जैसे जैसे संचार के माध्यमों के डिजिटल स्वरूप ने पैर पसारे हैं, डिजिटल माध्यम से सूचना का एक व्यापक वातावरण बना है, वैसे ही कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं। जैसे साइबर स्पेस का, जहां एक तरफ हमें आज बहुत फायदा मिल रहा है, लेकिन सूचना और तकनीक की इस दुनिया में जो साइबर थ्रेट्स हैं, साइबर क्राइम हैं, ऐसी गंभीर चुनौतियां, ऐसे गंभीर मसले भी हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। आम नागरिक के साथ हुए किसी ऑनलाइन धोखाधड़ी से लेकर हम बड़े रैनसमवेयर अटैक की ही बात करें तो आजकल ऐसे मामले अक्सर खबरों में हमें सुनने को मिल जाते हैं, और हमें तो हमारे लिए सिर्फ एक खबरें होती हैं, लेकिन अगर किसी बड़े प्रशासनिक किसी वेबसाइट पर यह अटैक हुआ हो या किसी आम आदमी के साथ कोई धोखाधड़ी हुई हो, उसके लिए ये बहुत गंभीर वारदात होती है। तो साइबर थ्रेट्स, साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा पर आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल हैं साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ पवन दुग्गल साहब, और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं हमारे विशेष मेहमान सीमा सुरक्षा बल के पूर्व अपर महानिदेशक पीके मिश्रा साहब। मिश्रा साहब, दुग्गल साहब, आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। मिश्रा साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास साइबर सुरक्षा को लेकर कानून है, नियम है, कि उस सुलझाने में, उसके समाधान में बहुत बड़ी जो भूमिका है वो पुलिस प्रशासन की कही गई है। तो अगर वर्तमान समय में हम देखें, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट्स के मामले सामने आते हैं, हम उन्हें सुलझाने में कितने सक्षम हैं, कितना और उसे पुख्ता करने की जरूरत है? और हम थोड़ी सी अचीवमेंट्स पर भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि इस दौरान हमने देखा है कि पुलिस के प्रयासों से और जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर तैनात ऑफिसर्स हैं, उनके प्रयासों से कई ऐसे मामले सुलझे भी हैं। क्या इस मामले में आप परिदृश्य देखते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछे। ये जो है एक नया क्राइम वेव हो गया है इंडिया में, नहीं पूरा पृथ्वी में ये हो गया है। और ये जो क्राइम वेव आया हुआ है, न्यू साइबर क्राइम वेव आया है। आप देखिए हमारे देश में कितने बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हजारों के तादाद में होता है जी। और ये एक नया बैटल फ्रंट ओपन हो गया है हमारे कंट्री में। मैं भारत के बात बता रहा हूँ, और आप देखेंगे, मैं बता तो हमारा फ्यूचर जो है ये बिल्कुल अंधेरा जैसे नजर आ रहा है कि फ्यूचर में होगा क्या। आप ये देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में जो सर्वर अटैक हुआ, जो साइबर अटैक हुआ था, इसको सुलझाने के लिए हमारा साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स जो होते हैं, और एनएसए के टीम और एनसीपीसी के टीम और आरएनएडब्ल्यू, आईबी सब लग गए थे, और बाद में पता लगा कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था। तो बताना चाहता हूं कि देखिए, मैंने खुद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गया था, मैंने दिल्ली में, जब ये सर्वर काम नहीं कर रहे थे और ये हैकिंग हुआ था चाइना से जी। हजारों के तादाद में हमारा जो वहां पर जो लोग आ रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, वो बाहर में खड़े थे। कोई भी सर्वर काम नहीं कर रहा था 15 दिन के लिए। तो ये सब चीज बिल्कुल हमें पता भी लग चुका था कि कहाँ से है, और ये सर्वर को ठीक कर दिया गया था जी। लेकिन पुलिस जो है, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में इसको ये ट्रेनिंग काफी अहमियत दे दिया जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और एनसीटीसी इसमें काफी अच्छे कार्य कर रहे हैं। और हर एक साल जो है तकरीबन 4000 से 5000 जो हमारे पुलिस के बल जो है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और हम इसमें सक्षम हो रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम उसको काउंटर अटैक करने में भी सक्षम हो सकते हैं। हाल ही में हमने देखा कि डीजी और आईजी की एक पुलिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय रहा चर्चा का। वो इसलिए भी क्योंकि जो हम आगे आने वाले समय में देख रहे हैं, उसमें साइबर क्राइम के बढ़ने की तादाद और हो सकती है, इस बात की आशंका है। और ये निश्चित भी है, क्योंकि जिस तरह से साइबर स्पेस बढ़ रहा है, उस तरह से अपराधों का भी लगातार सिलसिला बढ़ रहा है। ऐसे में जो हमारे पास जो फोरेंसिक फैसिलिटीज हैं, वो अभी वर्तमान में कितनी मजबूत हैं? और जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस में शायद चर्चा भी हुई कि उसको और ज्यादा तकनीकी रूप से मजबूत करने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि जो फॉरेंसिक फैसिलिटीज हैं, जांच की जो प्रक्रिया है और जो तकनीक है, उसको पुलिसिंग में शामिल करना कितना आवश्यक है? बिल्कुल, डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस जो अभी हुआ था, वहाँ
प्रधानमंत्री जी खुद ही उसको उद्घाटन किए थे और मैं भी वहां पर गया था देखने के लिए कि एग्जैक्टली क्या क्या वहां पर डिस्कशन हुआ दिल्ली में। और ये पर्टिकुलर इसमें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और काउंटर साइबर सिक्योरिटी अटैक के ऊपर काफी जोर दिया गया। और आप जो पूछ रहे थे कि फोरेंसिक डाटा और फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे पुलिस में पर्टिकुलरली स्टेट्स में बहुत अच्छा रहा कि हमारे जो स्टेट से जो पुलिस ऑफिसर्स आए थे वो इसमें बड़े अच्छे सहयोग दिए, योगदान दिए थे साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन करने के लिए। और उनके जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट है हमको सिर्फ सेंटर का देखना नहीं चाहिए, हमको देखना चाहिए कि हमारे स्टेट कैसे अग्रगति किए हैं। और ये बहुत अच्छा रहा मेरे को देखने के उड़ीसा जैसे स्टेट है और केरल जैसा स्टेट है, कर्नाटक जैसे स्टेट है, इन्होंने काफी और महाराष्ट्र भी इन्होंने काफी एडवांस कर चुके हैं ये फोरेंसिक साइंस में। और इसमें पर्टिकुलरली साइबर अटैक को काउंटर करने का तरीका जो है इन्होंने बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं। और नेशनल साइबर क्राइम जो ट्रेनिंग सेंटर जो है इनके जो नुमाइंदा है हर एक स्टेट्स के जो इंचार्ज होते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ तालमेल बहुत अच्छा रहता है। और ये जो है जो डाटा सिक्योरिटी के ऊपर और हमारा जो डाटा है वो कैसे सर्वर से लीक आउट ना हो, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। और हमारा अगर हैकिंग हो जाए हम उसको कैसे बंद कर सकते हैं, हैकर को कैसे पता लगा सकते हैं। और पर्टिकुलरली हमारा फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट किस तरीके से काम कर रहे हैं, हाउ दे कैन फाइंड आउट द ट्रुथ व्हाट इज बिहाइंड द सीन। और ये बहुत अच्छी तरह से पुलिस में जो है इसका प्रचलन शुरू हो चुका है। और मेरे को उम्मीद है हमारा पूरा स्टेट इसके ऊपर जागरूक किए हैं। और ये जो मीटिंग रहा डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस जो प्राइम मिनिस्टर खुद ही उसको उद्घाटन किए थे दिल्ली में, इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। और मेरे को लगता है 2023 के एंड तक भारत जो है आज अमेरिका नंबर 1 में है, चाइना नंबर 2 में है। मेरे को ये बिल्कुल उम्मीद है कि 2023 के एंड तक शायद भारत अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएगा। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम नंबर 1 होंगे वर्ल्ड में जी। मैं ये बिल्कुल ये बात को बहुत अच्छी तरह बोल सकता हूँ। तो पवन जी आपसे मेरा सवाल ये है कि जो साइबर थ्रेट्स हैं उसके लिए साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर हम कितने तैयार हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में चाहे अमेरिका जैसे विकसित देश हों, माना जाता है कि जहां की साइबर सिक्योरिटी की व्यवस्था पुख्ता है, लेकिन वहां भी हमने बड़े रैंसमवेयर अटैक्स वहां के प्रशासन पर देखे। भारत में और तमाम देशों में ऐसी हमें सूचनाएं मिलती हैं कि वहां की सरकारी प्रशासनिक वेबसाइट्स पर रैंसमवेयर अटैक्स हुए हैं। ऐसे में हमको कितना तैयार होना है और साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर, जिससे कि हम पूरी तरह से सक्षम हो सकें और एक काउंटर हमारे पास सिस्टम हो साइबर अटैक्स का। देखिए, आज की अगर मैं दिन की तैयारी की बात करूं तो मुझे लगता है कि उम्मीद और वर्तमान में बहुत अंतर है। हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन हकीकत में शायद उतनी तैयारी नजर नहीं आती। उदाहरण के तौर पर आप एम्स अस्पताल का रैंसमवेयर आक्रमण देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर हाल ही में डिफेंस प्रोडक्शन में भारतीय डिफेंस के लिए प्रोड्यूस करने वाला एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरर के ऊपर रैंसमवेयर अटैक देख लीजिए। आप चारों ओर देखें तो हम पाते हैं कि शायद साइबर सुरक्षा को हमने इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया है जितना हमें देना चाहिए। शायद हमने अभी तक साइबर सुरक्षा को लिप सर्विस ही प्रदान की है और यही कारणवश है कि आज कोई समूचे भारतवर्ष में क्लैरिटी नहीं है कि अगर कोई आक्रमण साइबर थ्रेट या रैंसमवेयर आक्रमण होता है तो उस संदर्भ में किन किन स्टेक होल्डर्स की क्या क्या भूमिकाएं रहेंगी, क्या उनकी राइट्स ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, वो प्रदर्शित नहीं होते, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो भारत के पास कोई विशिष्ट प्रकार का डेडिकेटेड समर्पित साइबर सुरक्षा का कानून मौजूद नहीं है। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000 का, वो साइबर सुरक्षा को परिभाषित तो करता है, लेकिन साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बहुत ज्यादा टिप्पणी या रोशनी नहीं प्रदान करता। यही कारणवश है कि हम लोगों ने 2014 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का गठन किया था। अब सरकार काम कर रही है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्ट्रेटेजी पर। तो देखिए, अब जब इस तरह के आक्रमण हो रहे हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर की जिम्मेवारियों को परिभाषित करना पड़ेगा कि किस किस की क्या क्या जिम्मेवारी होने वाली है।
मैं काफी देर से कहता आया हूं कि आज आवश्यकता आ गई है कि भारत के पास एक डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा का मंत्रालय हो, जो विशेष प्रकार के साइबर सुरक्षा के तमाम सारे पहलुओं पर रोशनी डाल सके। साथ ही साथ भारत के जो क्राउन ज्वेल्स हैं, भारत के जो नवरत्न हैं, हमारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका संरक्षण करना एक हमारा सर्वप्रिय प्रायोरिटी होनी चाहिए। चाहे वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स हो, चाहे वो एनर्जी कंपनीज हो, चाहे वो पावर ग्रिड हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो, या चाहे वो सरकारी महकमों की सरकारी नेटवर्क की क्यों ना हो। सवाल यह है कि आज हम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को उस हद तक प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस हद तक हमें करना चाहिए। तो उम्मीद बहुत है, हम सोच रहे हैं कि हम अग्रणी हैं, लेकिन वर्तमान स्तर पर जब मैं हकीकत पर नजर डालता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत गैप नजर आ रहे हैं। और यही कारणवश है कि साइबर क्रिमिनल्स अपनी मन मर्जी से भारत के इंस्टॉलेशंस को अटैक कर रहे हैं और भारत पर साइबर आक्रमण कर रहे हैं, और हम उसका कोई मुंह तोड़ होलिस्टिक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं आप जितनी जबरदस्त तरीके से तैयारी कर दें, उतना अल्टीमेटली हमारे साइबर भविष्य के लिए अच्छा होगा। पीके मिश्रा साहब, पवन जी ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं यहाँ पर। इस पर मैं ये आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि हम देखते हैं जो साइबर क्राइम है उसमें एक बहुत बड़ा जो एक सेक्शन है वो वित्तीय धोखाधड़ी का है। उससे बड़े प्रशासन से लेकर एक आम नागरिक भी प्रभावित होता है। और इस मामले में जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, इसको लेकर जो एक पूरा तंत्र बना है और उसमें बहुत से लोग फंसते हैं, एक आम नागरिक तक फंस जाता है। अगर मैं एक आम भाषा में कहूं कि एक आम व्यक्ति जिसके पास शायद उसकी गोपनीय जानकारी है बैंक से जुड़ी हुई, उसको लेकर अगर कोई लिंक उसे आता है उसके मोबाइल फोन पर, उसकी ईमेल आईडी पर, या उसे किसी तरह का कोई फोन आता है, उसकी डिटेल्स उससे ली जाती हैं, किसी तरह से उसे फंसाया जाता है। ऐसे में उस आम व्यक्ति के लिए जवाबदेही के लिए कितने सक्षम है, इस तरह के मामलों को सुलझाने को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? मैं पवन जी को भी सुन रहा था। ये हो सकता है कि हमारा पर्टिकुलरली एयर है, रेल है, इंडियन एयरफोर्स है या इंडियन नेवी, सबमरीन, हमारा कहीं पर भी ये अटैक हो सकता है। अब इसके लिए हमको जागरूक रहना पड़ेगा। पर्टिकुलरली जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को कायम रखना पड़ेगा, इंटीग्रिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ आवर सिक्योर्ड प्लेसेस एंड सिक्योर्ड एक्सपर्ट्स एट पर्टिकुलर टाइम, ऑथेंटिसिटी ऑफ एग्जैक्टली वेयर फ्रॉम दिस हैज ओरिजिनेटेड, और ये यूजर डाटा जो है, इसको हमारा जो यूजर डाटा है उसको सिक्योर करने के लिए हमको तत्पर रहना पड़ेगा। और ये जो न्यू क्राइम वेव आया है, ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है, उसको चेक करने के लिए डेफिनेटली हमको सतर्क रहना पड़ेगा। अच्छा हुआ इस बार जो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ था, इसके ऊपर बहुत अच्छा चर्चा हुआ है। और हमको सिर्फ पुलिस को नहीं, हमारा जो पर्टिकुलरली जो पीपल, जो लोकल पीपल है, उनको इसके ऊपर जागकर रहना पड़ेगा। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हमारा जो लोग है पर्टिकुलरली जो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, और ये टेक्नोलॉजी सबके दिल में होना चाहिए कि हम जो है हर एक कॉर्पोरेट्स को, हर एक फैक्ट्री को, हर एक इंस्टीट्यूशन को, अब पर्टिकुलरली सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन को देखना चाहिए कि वो कैसे उनका जो है सर्वर हैक न हो जाए। और मेरे को उम्मीद है जिस तरीके से ट्रेनिंग अभी चल रहा है पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का और डिफेंस इंस्टीट्यूशन का भी, और अभी बता रहे थे कि हमारा साइबर का कोई लॉ नहीं है, साइबर सिक्योरिटी लॉ 2023 अभी बने रह रहा है, और एमएचए और एनटीसीटी इसके ऊपर काफी कार्य कर रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि हम खरा उतरेंगे और जरूर इसके ऊपर ध्यान गवर्नमेंट दे रहा है। और जैसे अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी बता रहे थे कि ये साइबर सिक्योरिटी जो है हमारा सर्वप्रथम ध्यान उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि आजकल का बैटलफील्ड अलग हो चुका है और साइबर बैटल होगा, इसको हमको जीतना ही पड़ेगा। बिल्कुल। दुग्गल साहब, हमारे पास जैसा कि अभी मिश्रा साहब ने कहा कि हमारे पास जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक कानूनी प्रावधान है, उसको इसका प्रपोजल है, और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 के भी हमारे पास अहम बिंदु हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो एक साइबर इकोसिस्टम है वो हमारे देश में क्या आने वाले समय में थोड़ा बेहतर हो सकता है, जिससे कि जो साइबर सुरक्षा को लेकर जो चुनौतियां हैं उससे हम उबर सकें? देखिए, हम लोगों का साइबर सुरक्षा का जो इकोसिस्टम है और बेहतर हो सकता है, उसके लिए काफी प्रयास सरकार कर रही है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बना रही है, स्ट्रैटेजी,
2023 की जो आने वाली है। मैं बहुत देर से कहता आया हूं कि हमें ना जो और राष्ट्रों की एक्सपीरियंसेस हैं जी उनसे सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जो वर्तमान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो साइबर सुरक्षा के तमाम सारे पहलुओं को डील करने में सक्षम नहीं है। तो डेडिकेटेड अगर हम साइबर सिक्योरिटी लॉ लेकर आएंगे, साथ ही साथ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे, साथ ही साथ अगर हम कैपेसिटी बिल्डिंग पर और ध्यान दे पाए, तो मुझे लगता है हम लोगों का जो साइबर इकोसिस्टम है ज्यादा सुदृढ़ और सशक्त रह पाएगा। इसका कारण यह है कि अल्टीमेटली हमें समझना है कि ये साइबर सुरक्षा एक चेन है और हम लोग सब उस चेन के लिंक्स हैं, और वो चेन उतनी ही ज्यादा मजबूत है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। लिहाजा हर व्यक्ति को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि साहब आप इस साइबर सुरक्षा की चेन की सबसे कमजोर कड़ी ना बने। इसलिए जागरूकता, साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग पर आपको अत्यंत ध्यान देना होगा जब आप आगे बढ़ेंगे। अगर ये तमाम सारे चीजों का मिश्रण हो पाएगा, समन्वय हो पाएगा, तब संभावित तौर पर हम लोग कह पाएंगे कि हम लोगों का जो साइबर इकोसिस्टम है और साइबर सुरक्षा का जो प्रकरण है वो ज्यादा सुदृढ़, सुरक्षित और मजबूत हो पाएगा। दुग्गल साहब, क्योंकि जो मालवेयर्स हैं, फिशिंग है, ये फ्रॉड्स हैं, इसको लेकर हम जानते ही हैं कि बहुत बड़े स्तर पर आम नागरिक इससे प्रभावित होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में आने वाले समय में इसकी रोकथाम के लिए बेहतर कुछ तरीके निकाल सकते हैं? हालांकि अब कानून और स्ट्रैटेजिक स्तर पर तो काम हो रहा है, आम नागरिक को हम जागरूकता के प्रयास भी इस मामले में कई बार किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक नियंत्रण है, उसको लेकर और प्रयास किस तरह से होने की आवश्यकता है? देखिए, हमें ना सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। यानी कि एक तो होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर आप साइबर सुरक्षा की बात करें, वहां पर तो आप राष्ट्रीय कानून लेकर आएंगे, राष्ट्रीय स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे, डेडिकेटेड मंत्रालय की आवश्यकता है, अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेवारियों को परिभाषित करने की जरूरत है। साथ साथ ये भी जरूरत है कि साइबर आक्रमण जब होता है तब उस परिस्थिति में किस स्टेक होल्डर को क्या क्या रोल अपनाना है उसको परिभाषित करने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक साइबर सुरक्षा की नई प्रणालियां, नए सेफगार्ड्स परिभाषित कर दें तो अच्छा होगा। मसलन अगर आप सिविल एविएशन देख लें, उड्डयन सेक्टर देख लें, वहां पर साइबर सुरक्षा की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग है, और अगर एफएमसीजी सेक्टर देख लें वहां बिल्कुल अलग है। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर साइबर सुरक्षा की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग है। डिफेंस पर साइबर सुरक्षा की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग है। तो हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स, अलग अलग वर्टिकल्स के लिए अगर हम साइबर सुरक्षा के नए नए आयामों को, नए नए पैरामीटर्स को परिभाषित कर पाएंगे, तो एक तो जनरल साइबर सुरक्षा के प्रावधान होंगे और एक वर्टिकल स्पेसिफिक या डिसिप्लिन या सेक्टर स्पेसिफिक साइबर सुरक्षा पैरामीटर्स होंगे जिनका पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। ऑलरेडी केंद्रीय सरकार ने अब आईटी डायरेक्शन 2022 को पारित कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है, और अब दायित्व प्रत्येक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का है, बॉडी कॉर्पोरेट का है, डेटा सेंटर या नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का है और इंटरमीडियरी का है कि जब जब उनके यहाँ साइबर सुरक्षा में सेंध लगती है तो उसके 6 घंटों के अंतर्गत ही उसमें को की रिपोर्टिंग करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, जो भारत की नोडल एजेंसी है साइबर सुरक्षा की, वो इन विभिन्न प्रकार के इंसिडेंट्स के बारे में जानकारी एकत्रित कर सके और फिर उस जानकारी पर ध्यान और चयन करके एडवाइजरी दाखिल कर सके और लोगों को सचेत बना सके कि साहब इस तरह की चीजें आ सकती हैं, आपको इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो एक समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। जी, पीके मिश्रा साहब, अभी मैं एक सरकार की आने वाले समय में एक पहल के बारे में पढ़ रहा था कि आने वाले समय में ऐसे 5 लाख स्किल्ड वर्क फोर्स तैयार होने वाली है जो साइबर सुरक्षा को लेकर एफिशिएंट होगी, स्किलफुल होगी। आपको क्या लगता है कि ऐसी वर्कफोर्स किस तरह से साइबर सुरक्षा में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है, और खासतौर पर जो साइबर सुरक्षा में पुलिस प्रशासन है उसकी भूमिका के साथ साथ उसकी मदद के लिए ऐसी वर्कफोर्स किस तरह से काम कर सकती है? ये जो है पुलिस को पर्टिकुलरली स्टेट पुलिस में या पैरामिलिट्री फोर्स में या डिफेंस में भी हमको ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफी ध्यान अभी दे रहे हैं। मैं क्लियरली बता रहा था, जो ट्रेनिंग है डाटा सिक्योरिटी और एंड पॉइंट सिक्योरिटी के ऊपर, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ध्यान देने का आवश्यक है। और इसके साथ साथ मैं ये क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा साइबर, पर्टिकुलरली साइबर डिफेंस जो है और
हमको चेक करना पड़ेगा कि हमको इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। फॉरेन साइबर अटैक जहां पर हो रहा है, हमको उसको इंटरसेप्ट करने का काबिलियत होना चाहिए, जिसके ऊपर काफी ध्यान देना पड़ रहा है और उसके ऊपर पुलिस को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और पर्टिकुलरली साइबर प्रोग्राम अगेंस्ट आवर एनिमी, हमारे अगेंस्ट में काफी कंट्रीज हैं जो हमारा सर्वर को हैक करते रहते हैं। तो ये जो है हमारा, इसको हमको चेक करना पड़ेगा और क्रिप्टोग्राफी और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर डेफिनेटली हमको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर इसके ऊपर महत्व हम नहीं देंगे, जैसा अभी बता रहे थे, हमारा न्यू मिनिस्ट्री जो है साइबर लॉ के ऊपर न्यू मिनिस्ट्री बनना चाहिए, जरूर वो बनेगा। लेकिन फिलहाल जो एमएचए के अंडर में एनटीसीटी है, उसके अंडर में इसमें हमारा स्टेट पुलिस फोर्सेस बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हमको साइबर सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। देखिए आजकल का जमाने में जो है सिर्फ आपको डिफेंस में नहीं, होल कंट्री चलता है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। आपका पूरे देश चलेगा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। अदरवाइज अगर साइबर सिक्योरिटी ब्रेक हो गया, कंट्री भी बंद हो सकता है। क्योंकि हमारा एक बार हुआ था यूएस में जो है इलेक्ट्रिसिटी का साइबर अटैक हुआ था, जब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया था। ये चीज ऑलरेडी वहां श्रीलंका भी हो चुका है। सिविल एयरलाइंस में भी हो सकता है कि ऑल एरोप्लेन्स कैन कम टू ए स्टॉप। उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा और इसके ऊपर जरूर नया मिनिस्ट्री तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अभी जो है इसके ऊपर प्रावधान बहुत दिया जा रहा है। निश्चित रूप से पवन दुग्गल साहब, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो साइबर सुरक्षा है उसमें जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर बड़े खतरे सामने आते रहे हैं और ऐसे में एक प्रक्रिया सरकार ने शुरू करने की प्रक्रिया बनाई है अपनी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के अंदर कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका ऑडिट हो साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से। और जो मॉक ड्रिल्स जैसे जो प्रयास हैं जिसमें कि हम साइबर सिक्योरिटी को लेकर समय समय पर मॉक ड्रिल्स करते हैं, ये कितने अहम हो जाते हैं जिससे कि हम पहले ही तैयार रहें किसी भी खतरे के लिए। देखिए, साइबर सुरक्षा के मॉक ड्रिल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अब समझना होगा कि साइबर सिक्योरिटी एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पर आ गई। आज कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता कि साहब मैं कुछ भी कर लूं, मुझे साइबर सुरक्षा की कोई परवाह नहीं। देखिए, हर अपने जीवन के पहलू की एक्टिविटी साइबर सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी दूरसंचार, आपका उड्डयन रिलेटेड फंक्शन, आपकी बैंकिंग नेटवर्क, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स, सोशल मीडिया, हर चीज में आज साइबर सुरक्षा घुसा हुआ है। तो इसलिए आपको अब इस तरह के मॉक ड्रिल्स करने जरूरी होने पड़ेंगे। मसलन जिस तरीके से अब मॉक फायर ड्रिल्स होते हैं, ठीक उस तरीके से साइबर सुरक्षा के ड्रिल्स होने चाहिए कि साहब आपको पता होना चाहिए कि चलिए अगर आज साइबर आक्रमण होता है तो इस स्टेक होल्डर को क्या करना है। चलिए हम मॉक तैयार तो रहिए, क्योंकि जिस वक्त आक्रमण होगा तब आपको कोई एडवांस नोटिस नहीं मिलेगा। और जब एडवांस नोटिस नहीं मिलेगा तो शायद आपका जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है उतना बेहतर नहीं होगा अगर आप तैयार ना हुए। और ये जो साइबर मॉक ड्रिल्स हैं, ये तैयारी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं तो कहता हूं कि अब आवश्यकता आ गई है कि आपको अब स्कूलों के करिकुलम में साइबर सुरक्षा और साइबर लॉ को हिस्सा बनाना पड़ेगा पहली कक्षा से, क्योंकि हमने छोटे बच्चों को बड़ी छोटी उम्र में ही डिवाइसेस देने शुरू कर दिए हैं बिना उन्हें बताए हुए कि साइबर सुरक्षा क्या है और किस तरीके से वो अपने आप को, अपने डेटा को खतरे में डाल सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि साइबर सुरक्षा के जन संपर्क माध्यमों के द्वारा पब्लिक मैसेजिंग रेडियो टेलीविजन द्वारा की जानी चाहिए, ताकि वो आदमी जो रोड पर खोमचा लगाया हुआ है उसको भी साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में पता होना चाहिए। हर जो शिक्षित व्यक्ति है जो कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है वो साइबर सुरक्षा में अपने आप को एक सेनानी के स्वरूप में समझे, ताकि वो अपना छोटा ही क्यों ना हो लेकिन महत्वपूर्ण योगदान दे सके साइबर सुरक्षा को और प्रबल रूप से सुरक्षित करने में। और मिश्रा साहब, हम देखें भी तो जो साइबर क्राइम को लेकर जो टारगेटेड एक ग्रुप होता है वो वही होता है जो शायद जागरूक नहीं होता है। जो पिछड़े इलाकों में लोग रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं, वो जरूर तकनीकी से जुड़े हुए हैं और जो वित्तीय लेन देन है वो तकनीकी के माध्यम से करते हैं, लेकिन शायद साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम जैसे शब्दों से वो अनभिज्ञ हैं और इसका ही फायदा उठाकर ऐसे जो समूह हैं वो उनके सूचनाओं को लेकर इस तरह के साइबर क्राइम को अमल में लाते हैं। तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि जागरूकता का अभियान कितना जरूरी है तेजी से फैलना, जिससे कि हम जल्द ही इस अपराध को एक
अपराध की श्रेणी में भी हम समझें, क्योंकि शायद हम लोग इसे धोखा मानते हैं, लेकिन धोखे के अलावा ये एक अपराध शब्द के रूप में तब्दील हो जाए, इसके लिए हम सभी की जागरूकता कितनी आवश्यक है? बहुत, ये जागरूकता आप सही बता रहे थे कि हमारे भारत के इंटीरियर एरियाज में, गांव-गांव में ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है हमारा जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरे गांव को कनेक्ट कर रहा है। हमारा ब्लॉक्स हो, हमारा पुलिस स्टेशन हो, इंटीरियर में सब जगह कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, और इसमें हमारे जो गांव के लोग हैं, जो इंटीरियर एरिया में लोग जो हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और वो बिल्कुल सफर कर रहे हैं, और ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत नुकसान होता है। और हमको जो है, हमको एक कल्चर बनाना पड़ेगा साइबर प्रिपेयर्डनेस के लिए, और ये जो है हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है, जो वैसे गांव-गांव में हमको जो बता रहे थे ये हमारे पवन जी, ठीक है, हमको टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमको बताना पड़ेगा कि हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन हमारे गांव-गांव में है, ये सिस्टम को हमको सिक्योर करना पड़ेगा। हमारा जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है, इसको कैसे साइबर थ्रेट से बचाना है। बॉम्बे में, दिल्ली में, भुवनेश्वर में ये सब चीज यहाँ तो हो ही जाता है, लेकिन आप सही बता रहे थे कि भारत के कोने कोने में, इंटीरियर एरिया में इनको सशक्त बना पड़ेगा, और इनको बताना पड़ेगा कि साइबर थ्रेट होता क्या है, ये होने से उनको नुकसान क्या होगा, और ये चीज ऑलरेडी उनके दिमाग में आ चुका है। सभी लोग जो है इसके साइबर अटैक से सफर कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा इंटीरियर एरियाज में जो लोग हैं उनको सिखाना पड़ेगा, और वहीं पर ट्रेनिंग का जरूरत पड़ेगा, जहां पर हमारे जो ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको वहां पर भेजना बहुत जरूरी है। पवन जी, आखिर में आपकी भी मैं टिप्पणी अवेयरनेस पर चाहूंगा, क्योंकि सरकार अवेयरनेस पर भी बहुत फोकस कर रही है। हालांकि आपने बड़े महत्वपूर्ण बिंदु इस मामले में जरूर रखे हैं। एक आम नागरिक के लिहाज से जागरूकता कितनी आवश्यक है? मुझे लगता है आम नागरिक के दृष्टिकोण से जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग कोविड-19 के बाद अब इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर डिपेंडेंट हो गए हैं, और हम अब तमाम सारे अपने डेटा को इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम में रखते हैं, क्लाउड में रखते हैं, अपने अकाउंटों में रखते हैं, डिवाइसेज में रखते हैं। तो इस संदर्भ में अगर हम अपनी साइबर हाइजीन पर ध्यान नहीं देंगे तो संभावित तौर पर हम लोगों के डिवाइसेस सुरक्षित रहेंगी, हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा, इनमें सेंध लगाई जा सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन डेटा में सेंध लगाने के साथ साथ कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास भी किया जा सकता है। आम आदमी को समझना होगा कि हम सबको कंट्रीब्यूशन देना है। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हर व्यक्ति को अपनी अपनी बूंद घड़े में डालनी होगी, और वो बूंद होगी उसके योगदान की। अगर वो अपने डिवाइसेस को, अपने डेटा को सुरक्षित रख सके, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अपना सके, लोगों को ज्यादा अपने आसपास जागरूक कर सके, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में साइबर हाइजीन को अपना सके, और साथ ही साथ मान के चले कि उस पर आक्रमण होगा, इसलिए वो बैकअप्स अपने तुरंत संभाल के रखे और साइबर रेजिलियंस को जिंदगी का हिस्सा बनाए, तो काफी हद तक एक इंडिविजुअल भी इस पूरे इकोसिस्टम को सशक्त करने में अपना योगदान दे सकता है। और हम सब साथ मिलेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हम भारतीय जो साइबर इकोसिस्टम है उसको और ज्यादा सुदृढ़ और सुरक्षित बना पाएंगे। पीके मिश्रा साहब, पवन दुग्गल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस परिचर्चा में शामिल हुए और साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा से जुड़े जो बड़े महत्वपूर्ण आयाम हैं, बिंदु हैं, उन पर विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारियां दी, चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे साइबर अपराध से जुड़े विषय और उनकी चिंताओं पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सुरक्षा विशेषज्ञ पीके मिश्रा और साइबर विशेषज्ञ पवन दुग्गल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।